गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ज्योति द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकल सुता कॉलेज डंडोरी से। और आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो बीएससी बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन को समझ लेते हैं कि इवोल्यूशन क्या है। तो प्राचीन काल से जीवों के शरीर में जो भी परिवर्तन आया है उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। मतलब कि कम अनुकूलनशील जीवों से और ऐसे अनुकूलनशील जीव जो सरल थे उससे जटिल अनुकूलनशील जीवों की जो वृद्धि हुई है, जो उसमें परिवर्तन आया है, उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन को समझाने के लिए समय समय पर बहुत सारी थ्योरी दी गई, जिनमें से मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में लैमार्कवाद और डार्विनवाद दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैमार्कवाद क्या है। तो लैमार्कवाद जो है, लैमार्क नाम के साइंटिस्ट थे जो कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो अपने नियमों को बताया, उनके नियमों को शॉर्ट में हम उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी कहते हैं। अब उपार्जित लक्षण क्या हैं? ऐसे लक्षण जो कि हमें अपने वातावरण से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। मतलब कि ये कैसे लक्षण हैं? जेनेटिक नहीं है, बल्कि कैसे हैं? उपार्जित हैं। तो इनके द्वारा दिए गए सबसे जो पहला नियम है वो है वातावरण का सीधा प्रभाव। मतलब कि जीव जंतुओं के शरीर पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं और ये परिवर्तन जो होते हैं वो वंशागत होते हैं। फिर इन्होंने दूसरा जो नियम बताया था वो था कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। इन्होंने बताया कि अंगों का अगर अपन लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उस अंग में जो है वृद्धि होती है, लेकिन जिस अंग का उपयोग हम नहीं करते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जैसे कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मनुष्य में पहले पूंछ पाई जाती थी, पूंछ का वो उपयोग करता था पेड़ों में चढ़ने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो पूंछ का उपयोग जब करना बंद कर दिया, वो ज़मीन पे आ गया तो पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया, तो जिससे कि उसकी पूंछ जो थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो लैमार्क यही कह रहे हैं कि जिन अंगों का उपयोग ज़्यादा होता है वो बढ़ते हैं और जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद बताया गया बढ़ने की प्रवृत्ति। मतलब कि प्रत्येक एनिमल्स में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। कोई भी एनिमल चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, उसके अंदर हमेशा अपने से ज़्यादा बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर उसके बाद बताया गया उपार्जित लक्षणों की वंशागत की। मतलब कि ऐसे लक्षण जो कि मतलब कि हमको अपने वातावरण से मिलते हैं वो लक्षण जो है उपार्जित कहलाते हैं और ऐसे लक्षणों की जो है वंशागत की होती है। तो ये सभी नियम जो थे वो लैमार्क के द्वारा दिए गए थे। अब लैमार्क के जो थ्योरी दी गई थी उनको हम एग्जाम्पल के द्वारा और अधिक समझ सकते हैं। सबसे पहले लैमार्क ने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में क्या था कि जो जिराफ पाए जाते थे उनकी जो गर्दन थी वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, है ना, उनकी गर्दन छोटी थी, क्योंकि उनके जो भोजन था वो नीचे पेड़ पौधों की पत्तियां खाते थे। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां थी वो नीचे धीरे धीरे खत्म हो गई। अब उनको अपने भोजन के लिए थोड़ा सा मतलब कि कूद कूद कर उछल उछल करके अपने भोजन को वो प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। तो उस उछलने के कारण उनके जो अगले पैर थे और जो उनका अगला जो मतलब जो पैर था और उनका जो गला था वो धीरे धीरे खिंचने लगा और खिंचने के कारण उनकी जो गर्दन थी वो लंबी हो गई। मतलब कि लैमार्क का ये कथन है कि हमेशा से जिराफ की जो गर्दन थी वो लंबी नहीं थी, बल्कि वो जब वो अपने भोजन के लिए संघर्ष करने लगा जिसके कारण उसकी जो गर्दन थी वो लंबी हो गई। मतलब ये कहना था लैमार्क का। फिर उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाया। उनका ये कहना था कि जो सांप होते हैं, पहले सांप में छोटे छोटे पैर भी पाए जाते थे, क्योंकि सांप जो है वो रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है और रेप्टाइल्स के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स की यह विशेषता होती है कि वो सरक सरक के चलते हैं। तो सांप जो है वो बिल में रहता था और बिल में घुसने के लिए उसमें जो पैर थे वो पैर उसको परेशानी में डालते थे। तो धीरे धीरे उस पैर का जो विलुप्तीकरण हो गया। फिर एक एग्जांपल है इसमें टाल्पा। टाल्पा भी एक प्रकार का एनिमल है। इसमें आंखें जो होती हैं वो अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती थी, क्योंकि ये आंखों का उपयोग नहीं करता था। तो धीरे धीरे ये जो आंखें इसकी विलुप्त हो गईं। तो ये 3 प्रकार के एग्जाम्पल के द्वारा हम लैमार्क के द्वारा दिए गए नियमों को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि लैमार्क ने जो भी नियम दिए उनकी आलोचना हुई। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जैसे कि समनर और मूलर। इन्होंने फिर नव लैमार्कवाद दिया। मतलब कि लैमार्क के नियमों में ही क्या किया, संशोधन किया और नया लैमार्कवाद दिया।
उसमें सबसे पहला था कि समनर और मूलर नाम के साइंटिस्ट थे, जिनमें से पहला प्रयोग था वो चूहों पर था। उन्होंने ये बताया कि चूहों को अगर हम अलग अलग वातावरण में रख दें, मतलब कि कुछ चूहों को अगर हम गर्म वातावरण में रख दें और कुछ चूहों को हम ठंडे वातावरण में रख दें और उनकी बहुत सारी पीढ़ियों तक हम उसका अध्ययन करें, तो हम ये पाते हैं कि ऐसे चूहे जो कि गर्म वातावरण में रहते हैं वो उनकी कान और उनकी पूँछ ज़्यादा विकसित हो जाती है, लेकिन जो ठंडे वातावरण में रहते हैं उनकी पूँछ और कान जो होती है वो कम विकसित होती है। तो ये पहला चूहों पर प्रयोग किया गया और दूसरा जो है वो भी चूहों पर प्रयोग किया गया। उन्होंने ये किया कि बहुत सारी पीढ़ियों तक चूहों को एक बिल में जाने की रास्ता उन्होंने बनाया और वो चूहे जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है बिल में जाने की प्रैक्टिस उनसे कराने लगे, चूहों के द्वारा कराई जाने लगी। जब कई पीढ़ियों तक चूहों के द्वारा ऐसा किया जाने लगा तो जब उनकी नई पीढ़ी आई तो वो मतलब कि अपने से ही उस रास्ते का पालन करने लगे। तो ये जो 2 प्रकार के नियम थे वो नव लैमार्कवाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वातावरण का असर पड़ता है जीवों के ऊपर। फिर इसके बाद लैमार्कवाद के बाद नए साइंटिस्ट आए उनका नाम है डार्विन, और डार्विन के द्वारा जो नियम दिए गए उनको हम कहते हैं डार्विनवाद। तो डार्विन के साथ साथ में एक थे साइंटिस्ट वेलिस और डार्विन दोनों ने अपने संयुक्त रूप से डार्विनवाद का प्रतिपादन किया। इसमें से जो है 1859 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इसके अंतर्गत डार्विनिज्म के अंतर्गत जो है सबसे पहला नियम था अत्यधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता, मतलब कि जीवों के अंदर संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। मतलब कि कह सकते हैं कि एक एस्केरिच जो होती है एक बार में लाखों अंडे देती है ना। और इसी प्रकार से जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत जो भी आते हैं, जैसे स्टारफिश हो गई, तो ये सभी एक बार में बहुत सारे अंडे देती हैं, है ना। मतलब कि डार्विन के अनुसार जीवों में संतानोत्पत्ति की जो है प्रचुर क्षमता पाई जाती है। फिर उन्होंने दूसरा नियम दिया कि संतुलित आबादी, मतलब कि जो इनकी आबादी होती है वो भी प्रकृति के द्वारा संतुलित की जाती है। मतलब कि अगर ये इतने सारे जो है अंडे देते हैं, उनसे बच्चे निकलेंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पूरे जो उनके बच्चे निकलते हैं वो जीवित नहीं बचते, वो जो है किसी न किसी कारण से धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे बच पाते हैं। ये था डार्विन का दूसरा मत। फिर तीसरा मत दिया था इन्होंने जीवन संघर्ष का, मतलब कि सभी जो एनिमल्स होते हैं वो इस धरती में रहने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं, इसे अपन कहते हैं जीवन संघर्ष। और उस संघर्ष में वही विजयी होते हैं जो कि पावरफुल होते हैं, जो कि कमज़ोर होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। फिर जीवन संघर्ष को उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला संघर्ष था अंतःजातीय संघर्ष, मतलब कि ऐसा संघर्ष जो कि एक ही प्रकार की स्पीसीज के मध्य में पाया जाता है। तो एक ही प्रकार की अगर स्पीसीज हैं तो उनका भोजन, उनका आवास, है ना, वो सब एक जैसा होगा। तो इनमें जब संघर्ष होगा तो वही जी पाएगा जो है ज़्यादा पावरफुल होगा। फिर दूसरा इन्होंने दिया था अंतर्जातीय संघर्ष, मतलब कि 2 प्रकार की स्पीसीज के बीच में जब संघर्ष होता है तो उसे हम कहते हैं अंतर्जातीय संघर्ष, है ना। इसके बाद फिर आता है वातावरण से संघर्ष, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव का जो है अपने वातावरण से संघर्ष होता है, भोजन के लिए, पानी के लिए, वातावरण के लिए, है ना। तो इस प्रकार का जो संघर्ष होता है वो वातावरणीय संघर्ष कहलाता है। फिर आता है इसमें विभिन्नताएं। तो डार्विन ने जो है विभिन्नताओं को अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने विभिन्नताओं के जो कारण थे उनको नहीं बताया था कि विभिन्नताएं क्या होती हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें वातावरण के साथ अनुकूलन। प्रत्येक जीव जो होता है वो अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने की कोशिश करता है, और उस अनुकूलन में वही जीव विजयी होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं और अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। फिर उन्होंने लास्ट जो दिया था कि नई जातियों की उत्पत्ति। अगर जीवों में अपने वातावरण से संघर्ष होता है, अगर वो विभिन्नताओं में भी अपने आप को बचा पाता है, अगर वो अपनी आबादी को संतुलित रख पाता है, तो इससे क्या होता है कि नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो डार्विन ने ये जो पूरे नियम दिए थे अपने विकास को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी बाद में भी उनकी भी आलोचना की गई कि उन्होंने जो नियम बताए थे उनके कारणों को नहीं बताया था। जैसे उन्होंने विभिन्नता तो बताई कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, लेकिन विभिन्नताओं के कारण नहीं बताए। जैसे कि अब हमको पता है कि विभिन्नताएं कैसे होती हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था
कि विभिन्नताएं जो होती हैं वो क्रोमोसोम के न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण होती हैं। लेकिन पहले के समय में जब डार्विन ने यह नियम बता दिया था तब जो है विभिन्नताओं की कारण के बारे में नहीं बताया था। फिर आता है जो है उन्होंने जीन म्यूटेशन के बारे में नहीं बताया, मतलब कि जीन में जो है म्यूटेशन हो जाता है अचानक से, तो वो कैसे होता है इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। और उपयोगी अंग और अनुपयोगी अंग इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से नहीं बताया था। फिर आता है नेक्स्ट, इसमें है पेंजेसिस सिद्धांत। पेंजेसिस सिद्धांत जो है ये वीजमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव के सेल्स में छोटे छोटे जो है क्वालिटीज़ होती हैं और ये क्वालिटीज़ धीरे धीरे जा कर के उनके गैमेट्स में इकट्ठी होती रहती हैं, या उनके जो गैमेट्स की जो सेल्स होती हैं उनमें इकट्ठी होती हैं, और यही जो है रिप्रोडक्शन के द्वारा अगले कह सकते हैं अगले पीढ़ियों में जाती हैं। तो ये जो है ये सिद्धांत दिया तो गया उनके द्वारा, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत को वीजमैन नाम के साइंटिस्ट ने इसको भी निरस्त कर दिया, इसको भी अमान्य कर दिया गया। फिर इसके बाद जो है डार्विन के सिद्धांतों में और ज़्यादा संशोधन करने के बाद आए और ज़्यादा साइंटिस्ट, जिनमें से जिन्होंने अपन न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। इस सिद्धांत में जो है सबसे पहले बताया गया जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में कि जेनेटिक वेरिएशंस कैसे होते हैं। उन्होंने फिर विभिन्नताओं के कारणों को विस्तारपूर्वक समझाया। किसने समझाया? न्यू डार्विनिज्म के साइंटिस्ट ने समझाया। और उन्होंने जो है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी समझाया कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। डार्विन ने तो बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, लेकिन इसको विस्तार पूर्वक उन्होंने नहीं बताया था। तो यह काम जो है न्यू डार्विनिज्म ने किया। फिर इन्होंने आइसोलेशन के बारे में बताया। आइसोलेशन क्या होता है? किसी भी कारण से कुछ प्रजातियों का अपने मूल प्रजाति वाली जगह से हट करके दूसरी प्रजाति में जो दूसरी स्थान में जाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं आइसोलेशन। अब ये जो आइसोलेशन होगा वो अलग अलग कारण से होगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई बीच में नदी आ गई है ना, तो नदी के कारण कुछ जातियां जो थी वो नदी के इस पार आ गई और कुछ जातियां जो थी वो नदी के उस पार आ गई। तो इस प्रकार से दोनों जातियां क्या हो गई? आइसोलेट हो गई, मतलब कि अलग अलग हो गई। अब जब अलग अलग हो गई तो वहां पर वातावरण का असर पड़ेगा, है ना। तो वातावरण के असर पड़ने के कारण दोनों जातियों में कुछ न कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मतलब कि वातावरण के द्वारा वो होते हैं। फिर उन्होंने बताया था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज के बारे में कि प्रजातियों की जो नई स्पीसीज बनती है वो कैसे बनती है। तो इस प्रकार से जो है डार्विनवाद को समझाने के लिए नव डार्विनवाद ने अपने अपने मत दिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि उद्विकास क्या होता है। सरल से जटिल जीवों में जो है अनुकूलताओं का कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन को समझाने के लिए लैमार्क और जो है डार्विन ने अपने अपने मत दिए, जिसे लैमार्किज्म और डार्विनिज्म कहते हैं। और दोनों ने जो है जिराफ का एग्जाम्पल दिया, है ना। लैमार्क ये कहते हैं कि उस समय जो घास फूस के कारण जो है जिराफ की गर्दन जो है वो भोजन करने के कारण ऊंची हो गई। लेकिन डार्विन का ये मत है कि उस समय दो प्रकार के जिराफ पाए जाते थे। एक जिराफ ऐसे थे जिनकी गर्दन जो थी वो नीची थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, और एक जिराफ ऐसे थे जिनकी गर्दन ज़्यादा ऊँची थी। लेकिन वातावरण से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए, और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो अभी भी पाए जाते हैं। मतलब कि वो जीवन से संघर्ष नहीं कर पाए और वो खत्म हो गए। ऐसे ही जो है अपन लोग डायनासोर्स के बारे में भी जानते हैं कि प्राचीन काल में डायनासोर्स पाए जाते थे, लेकिन बदलते वातावरण के कारण जो है वो अपने आप को ढाल नहीं पाए और वो खत्म हो गए, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इवोल्यूशन के बारे में समझ लिया। इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।